आज के क्लास में हम लोग रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन क्या होता है। रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं और उसमें से किस प्रकार के किरण निकलता है, विकिरण किस प्रकार का, यहाँ 3 प्रकार के विकिरण के बारे में हम लोग पढ़े थे, अल्फा, बीटा और गामा के बारे में चर्चा किए थे। अब इसके हम लोग विघटन के बारे में पढ़ना है। विघटन शब्द का मतलब होता है खत्म होना। विघटन शब्द का मतलब क्या होता है? खत्म होना। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ धीरे धीरे क्या होता है? विघटित होते जाता है, मतलब वो क्या होते जाता है? वो खत्म होते जाता है। उसका विघटन किस प्रकार से होता है, इसलिए कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग किसी भी तत्व को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी जीव को हम लोग बोल सकते हैं, या किसी भी पेड़ पौधा को, वो कितना सालों से नीचे दबा हुआ है, ये हम लोग रेडियो एक्टिव विघटन से हम लोग पता कर पाते हैं। इसमें हम लोग कुछ ऐसा फार्मूला पढ़ेंगे जिससे ये पता कर पाते हैं कि ये कितना पुराना है। ठीक, किसी का कंकाल है तो वो कितना पुराना कंकाल है हम लोग पता कर पाते हैं, इसलिए कि उस कंकाल में रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। और विघटन, उसका जो तत्व का विघटन जो होता है धीरे धीरे खत्म होता है, तो कितना समय लगेगा कितना खत्म होने में, ये हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला के तहत। इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्राकृतिक में अधिक परमाणु क्रमांक के तत्व अस्थायी होते हैं। तो प्राकृतिक में अधिक जो परमाणु क्रमांक वाले होते हैं अस्थायी, हम लोग पढ़े थे। जैसे यूरेनियम होता है, ज़्यादा परमाणु क्रमांक संख्या होता है लेकिन वो अस्थायी होता है, इसलिए कि उसका जो हम लोग का बंधन ऊर्जा होता है, पर न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम देखने को मिलता है, तथा उनके नाभिक स्वतः विघटित होकर एक नए तत्व के जन्म देते हैं। इसीलिए उनका जो नाभिक होते हैं वो स्वतः विघटित होते रहते हैं, विघटित होकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। जब तक कि वे किसी अस्थायी तत्व के नाभिक में नहीं बदल जाए उस टाइम तक उसका विघटन होते रहता है, मतलब वो टूटते रहता है, दूसरे नाभिकों में वो दूसरे तत्व का निर्माण करते रहता है। जब तक वो पूरी तरह से अस्थायी न हो जाए उसका विघटन होते रहता है। इस प्रकरण में नाभिक से अल्फा तथा बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होती है। जब उसका विघटन होते रहता है, तो विघटन के दौरान यही 3 कण उसमें से निकलता है, अल्फा, बीटा, गामा किरणें का उत्सर्जन होता है। इसमें से 3 प्रकार की किरण निकलता है। नाभिक का संगठन स्वतः बदलते रहता है। किसी परमाणु के नाभिक के अस्थायी रहने पर उनके संगठन स्वतः परिवर्तन होने की घटना को रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव विघटन हम लोग कहते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जब नाभिक अस्थायी होता है तो उसमें स्वतः अपने आप क्या होता रहता है? विघटन होते रहता है। विघटन होने के कारण किसी नाभिक के अस्थायी होने के पर विघटन स्वतः अपने आप होने लगता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव विघटन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव विघटन हेडिंग डालना है, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। कहाँ से? तो यहाँ से किसी परमाणु के नाभिक के अस्थायी रहने पर उनकी संगठन स्वतः परिवर्तित होने की जो घटना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव विघटन के नाम से जानते हैं। तो इसको यहाँ तक लिख लेना है, विघटन कहा जाता है। सिंपल चीज़ें है कि अगर रेडियो एक्टिव तत्व का बात करेंगे तो उसका जो नाभिक होता है अस्थायी होता है और इसीलिए उसका हमेशा विघटन होते रहता है। विघटन के दौरान उसमें से 3 प्रकार की किरण निकलता है, अल्फा, बीटा, गामा किरण उससे निकलता है, और ये स्वतः अपने आप होते रहता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। ये कब तक होते रहता है? जब तक वो अस्थायी न हो जाए। जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व के नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो विघटन के फलस्वरूप एक नए तत्व नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की कमी हो जाती है। तो जब भी अल्फा कण निकलता है तो उसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की कमी होती है। इसलिए अल्फा कण में हम लोग पढ़े थे कि ये हीलियम के बराबर होता है। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो जब भी अल्फा कण निकलता है तो उसमें हमेशा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की कमी आती है। स्पष्टतः द्रव्यमान संख्या 4 की कमी आएगी, इसलिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर द्रव्यमान संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या में कितना कमी आएगा? 4 का। और परमाणु क्रमांक संख्या में कितना घटेगा? 2 से। इसलिए परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? जो प्रोटॉनों की संख्या होता है उसी को हम लोग परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि रेडियो एक्टिव नाभिक यूरेनियम विघटन अल्फा कण का उत्सर्जन
किस प्रकार से होगा। तो पहले यहाँ पर शॉर्ट हेडिंग डालना, ये हेडिंग नहीं है, इसी का पार्ट है, तो डॉट करके भी लिख सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव नाभिक यूरेनियम के विघटन से अल्फा कण का उत्सर्जन, पहले इतना लिखना है, अल्फा कण निकल रहा है। तो यही है हम लोग का यूरेनियम, यही समीकरण भी लिखना है, समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से समीकरण बन रहा है। तो इससे अल्फा कण निकलना है। अल्फा कण निकलने का मतलब क्या है कि ये इसमें से ये परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। अल्फा कण निकलने का मतलब द्रव्यमान संख्या कितना है, 4, इसलिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकलेगा। तो द्रव्यमान संख्या में कितना कमी आएगा, 4 का, ये कितना 234 हो जाएगा। ये 234 यहाँ पर लिख दी। और यहाँ पर परमाणु संख्या था, परमाणु संख्या में कितना है कमी, 2 का, इसलिए 2 प्रोटॉन निकल रहा था, वही प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या में 2 का कमी हो जाएगा। तो जब ये 4 का कमी होता है, ये 2 का कमी होता है, तब इससे जो पदार्थ बनता है, ये तत्व का नाम क्या होता है, इसको हम लोग थ्योरियम कहते हैं, थोरियम कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब भी अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो किसका निर्माण होता है, थोरियम का निर्माण होता है, और यहाँ से अल्फा कण बाहर निकल जाता है। देख सकते हैं यही अल्फा कण हीलियम के रूप में बाहर निकलता है, इसलिए कि हीलियम का ही द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 4 होता है, और परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो याद रखना है, कभी भी अगर किसी भी तत्व से अल्फा कण अगर बाहर, किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण बाहर निकल रहा है, मतलब उसका द्रव्यमान संख्या कितना से कम होगा, 4 से, और उसका जो द्रव्यमान संख्या 4 से और परमाणु संख्या कितना से कम होगा, 2 से कम होगा, और यहाँ से हीलियम बाहर निकल जाएगा। यही अल्फा कण के रूप में निकलता है, ठीक है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 2 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें नहीं होता है। इसी कारण से इस पर जो आवेश होता है कैसा आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसको यहाँ पर टेबल बना लेना है, इसको लिखने के बाद। अतः जब अल्फा कण निकलते हैं तब तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 2 स्थान से द्रव्यमान संख्या 4 स्थान से पीछे चला जाता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, तो भी हम लोग बोल दिए ऊपर में कि द्रव्यमान संख्या 4 से पीछे जाता है, और जो परमाणु संख्या होता है वो 2 से पीछे चला आता है। अब इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं, इसी प्रकार जब अस्थायी नाभिक से बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होता है, तब रूपांतरण में बने एक नाभिक के आवेश में मूल नाभिक से 1 इकाई अधिक हो जाती है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने पर क्या होता है, नाभिक के एक आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जितना आवेश था, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन मतलब प्रोटॉनों की संख्या इंक्रीज करना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होना। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रहा है, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फलस्वतः परमाणु क्रमांक 1 स्थान से बढ़ जाती है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, किंतु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। लेकिन इसमें द्रव्यमान संख्या, इसलिए द्रव्यमान संख्या कभी भी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर क्या बढ़ जाता है, तो इसका परमाणु संख्या बढ़ जाता है जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तब। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे शायद कहीं पर दिया भी होगा बीटा कण के उत्सर्जन के बारे में, यहाँ पर तो है नहीं। तो अगला एक डॉट करके भी लिख लेना है। लिखना है डॉट करके, जब अस्थायी नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है, जब अस्थायी नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है, तो उसके फलस्वरूप परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, किंतु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर बीटा किरण का उत्सर्जन होगा तो उससे क्या होता है, परमाणु संख्या में एक वृद्धि होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। लगभग सभी रेडियो एक्टिव विघटन में बीटा कणों के साथ गामा किरणें भी निकलती है। तो गामा किरणों भी देखने को मिलता है, ये भी निकलता है। गामा किरणें का आवेश शून्य होता है और विराम द्रव्यमान शून्य होता है। विराम अवस्था में रहेगा तो इधर इसका द्रव्यमान भी शून्य होगा और आवेश भी क्या होता है, शून्य होता है। अतः इनके उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक का द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता है और नहीं उसके परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन होता है। तो अगला डॉट करके लिखना है, जब रेडियो एक्टिव तत्व से गामा किरण का उत्सर्जन होता है,
जब रेडियो एक्टिव तत्व से गामा किरण के उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसके परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है बस। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हम यहाँ पे लिखवा दिए। उपयुक्त प्रेक्षणों के आधार पर 1913 में सौडी ने रेडियो एक्टिव विघटन के विषय में विस्थापन नियम की खोज की, जो इस प्रकार है। तो देखो, उपयुक्त प्रेक्षणों के आधार पर जो ऊपर जो प्रेक्षण दिया उसके आधार पर सौडी एक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव विघटन के विषय में विस्थापित नियम का खोज किया, किस प्रकार से विघटन हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो सभी रेडियो एक्टिव विघटन में या तो एक अल्फा कण या एक बीटा कण निकलता है, अर्थात न तो दोनों एक साथ, न प्रत्येक बार में एक से अधिक कण निकल सकते हैं। देखो, ये चीज़ बताया गया कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव का विघटन होता है, तो विघटन के फलस्वरूप या तो एक अल्फा कण निकलेगा या तो एक बीटा कण निकलेगा। एक साथ कभी दोनों नहीं निकल सकता, एक साथ कभी भी दोनों नहीं निकल सकता। इस बात को ध्यान में रखना है। दिया हुआ है, अल्फा कण को उत्सर्जित होने पर नए तत्व का परमाणु बनता है। जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो नए तत्व का परमाणु बनता है, मतलब नए तत्व का निर्माण होता है, जिसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या मूल से क्या तुलना करने पर हम लोग पहले देख चुके हैं, 2 और 4 का अंतर देखने को मिलता है, 2 और 4 का कमी आ जाता है। तो नए तत्व बन जाता है जब अल्फा कण निकलता है। तो लेकिन बीटा कण का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होने पर नए तत्व के परमाणु संख्या तथा मूल परमाणु की तुलना में एक इकाई अधिक हो जाता है। इसके पहले भी इसके लिखवा चुके हैं कि इसमें क्या होता है, तो परमाणु संख्या में एक इकाई का इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। धन आवेशित बीटा कण के उत्सर्जित होते हैं जिन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है। धन आवेशित बीटा कण का उत्सर्जन से नए बने परमाणु संख्या मूल तत्व के परमाणु संख्या की अपेक्षा एक इकाई कम होती है तथा द्रव्यमान संख्या दोनों के समान होते हैं। तो इसमें द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, पहले से भी बताते आ रहे हैं। याद रखना चाहिए कि रेडियो एक्टिव विघटन मूलतः एक नाभिकीय प्रक्रिया है और रेडियो एक्टिव किरणें नाभिक से उत्सर्जित होती है। तो ये एक नाभिकीय अभिक्रिया है, न कि इसके परमाणु के लिए नहीं वैलिड होता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव हम लोग जो विघटन पढ़ते हैं ये नाभिकीय प्रक्रिया होता है, न कि परमाणु प्रक्रिया ये नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। रेडियो एक्टिव जो भी प्रक्रिया होता है इसमें कोई भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला का डेरिवेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग एक रेडियो एक्टिव विघटन का नियम फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियो एक्टिव विघटन हेडिंग डालना है, रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन या विघटन का नियम भी लिख सकते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। लिखना है माना कि किसी समय परमाणुओं की संख्या किसी समय रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या, माना कि किसी समय रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है। कैपिटल N तथा Dn परमाणु dt समय में विघटित हो जाती है तथा Dn परमाणु dt समय में विघटित हो जाती है। तो विघटन की दर को कैसे दिखाएंगे, -dn/dt। विघटन की दर -dn/dt कुल परमाणु की संख्या n के समानुपाती होती है।
कुल परमाणुओं की संख्या n के समानुपाती होती है। चलिए अब हम लोग जानना चाहेंगे कि ये विघटन का जो दर है, परमाणु की संख्या किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे समय के साथ किस प्रकार से कमी बेची हो रहा है। तो समझना ये है कि हम यहाँ पर किए क्या। हम मान लिए कि किसी समय t पर परमाणुओं की संख्या कितना है, n है। अब देखो कोई पदार्थ होता है, मान लो कि ये पदार्थ है, अगर इसका विघटन शुरू हो गया है, मतलब ये घटना शुरू हो गया है, तो ये मान लेते हैं कि ये एक पहले शुरुआत में पदार्थ था। तो शुरुआत में जो पदार्थ था इसका जो परमाणुओं की संख्या था वो n0 था। कितना था मान के चले, जो परमाणुओं की संख्या था वो कितना था, n0 था। परमाणुओं की संख्या बोलिए, उसका मात्रा भी हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद t समय पर जो परमाणुओं की संख्या है वो कितना है, n है। t समय पर परमाणुओं की संख्या कितना है, n है। वैसे ही dt समय का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल समय के लिए जो इसका विघटन हुआ है, विघटन कितना हुआ है, dn हुआ है। अब विघटन में होता क्या है, घटता है। विघटन में क्या होता है, घटता है। और जब भी घटेगा तो हमेशा, अगर मान लो पहले शुरू में 30 था, बाद में 20 हो गया, तो हम लोग dn का मान या डेलन का मान कैसे निकालते हैं। और जैसे कि ऊपर वाला बाहर बाद वाला में से पहले वाला को घटाते हैं, तो 20 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि दर है, जो घटने का दर है, दर का मतलब t के सपेट माइनस dn/dt, ये समानुपाती होता है किसके, इसके परमाणुओं की संख्या के। इसी डेरिवेशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे समीकरण कि n जो है वो किस प्रकार से घट रहा है, किस प्रकार से विघटन होता है। यहाँ से हम लोग डेरिवेशन शुरू हो। जब हम लोग समानुपाती साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है। जब समानुपाती साइन हटाते हैं तो क्या होता है, एक स्थिरांक आता है। और जो यहाँ पे स्थिरांक आता है उसको हम लोग लेमडा से दर्शाते हैं, लेमडा इंटू n लिखते हैं। जहाँ इंडिकेट कर देते हैं, जहाँ लेमडा, तो लेमडा क्या है, विघटन नियतांक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लेमडा को विघटन है, ठीक है, विघटन नियतांक, या इसको एक और नाम से जानते हैं, क्षय नियतांक भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्षय नियतांक के भी नाम से जानते हैं। क्षय नियतांक लिखना है, ठीक है। इसको क्षय नियतांक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये क्या है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हमको सॉल्व करना है। ऐसा बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन आया है जिसको सॉल्व करने के लिए हम सिखाए, फिजिक्स में ही आया है। अब बाद में बताते हैं इसमें दो प्रकार के चर होते हैं। ये तो लेमडा जो है ये अचर है, ये n एक चर है, एक t चर है। तो इसमें क्या करते हैं, n वाला को एक तरफ और t वाला को एक तरफ कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो माइनस को उधर भेज देते हैं सबसे पहले। तो माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या लिखा है, dn/dt बराबर माइनस लेमडा इंटू n हो जाएगा। तो सबसे पहले n को इधर लेकर आएंगे, इसलिए कि dn इधर है तो n लिख देंगे इंटू dn हो जाएगा, और इधर से dt जाएगा तो लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। दोनों जो चर होता है जब अलग अलग हो जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इसके पहले भी ये सब चीज़ें बता चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन 1/ln इंटू dx, 1/x इंटू dx का इंटीग्रेशन अब हम लोग पढ़ चुके हैं, तब बताने की तो कोई जरूरत नहीं है इतना डिटेल में, कि हमको पता है कि एक इंटीग्रल फॉर्मूला होता है 1/x इंटू dx बराबर क्या होता है, लॉग होता है। मैथ में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ln लिखेंगे, पहले से बताते आए थे, ln प्लस c होता है। यही हम लोग इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर ये इंटीग्रल फार्मूला यूज करते हैं, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln n हो जाएगा। तो ln n मॉड नहीं लगा रहे हैं, मॉड क्यों नहीं लगा रहे, इसलिए संख्या है, संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस लेमडा तो गुणांक है, तो लेमडा लिखा जाएगा माइनस लेमडा, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t हो जाता है, और प्लस में क्या ऐड होगा, c ऐड होगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अभी थोड़ा देर हम लोग पहले बोल रहे थे कि जब शुरुआती टाइम था तब t बराबर 0 पर, तो लिखेंगे यदि t बराबर 0 पर जो n का मान था उस टाइम एक भी खत्म नहीं हुआ था, ये इनिशियली पॉइंट कहलाएगा। तो n का मान कितना था, n0 है, n बराबर n0 है, मतलब शुरुआत में एक भी विघटन नहीं हुआ था। तो जब विघटन नहीं हुआ था उस टाइम परमाणुओं की संख्या कितना मान है, n0 मान रहे। इस साथ हम लोग यहाँ से c का मान सॉल्व करेंगे, तो n के जगह n0 रखेंगे और t के जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, लेमडा इंटू 0 प्लस c।
तो लेमडा इंटू है ये 0 प्लस सी। तो सी का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो लेमडा में 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा ln n नॉट हो जाएगा। अब यही सी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे सी का मान, ये डेरिवेशन भी आता है, ठीक है। तो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, ये ln n बराबर माइनस लेमडा इंटू टी प्लस ln n नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इसको n का मान निकालना है, तो ln जो ये प्लस में है इधर इसको लेके आ जाते हैं, ये आ जाएगा माइनस में, ln n नॉट बराबर माइनस लेमडा इंटू टी। अब लॉग का प्रॉपर्टीज, अब तो हम लोग इंटीग्रेशन, अब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा हम लोग कर चुके हैं कि लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि ln a माइनस ln b रहे, कह रहे ln b रहे, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln a बटे b लिख सकते हैं। ये लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, तो लॉग या ln का सेमी प्रॉपर्टीज होता है, ठीक। यही यूज होगा यहाँ पे। यहाँ से किस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ln n बाई n नॉट बराबर माइनस लेमडा इंटू टी। एक और अब लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा, जो कि ध्यान में रखना है, ln अगर x रहता है बराबर में, इधर मान लो कुछ भी है m है, तो इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं x बराबर, अगर x का मान निकालना है तो इसका जो बेस होता है, तो ln का बेस कितना होता है, e होता है, ये e के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यही यहाँ पर यूज करना है प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ से x की जगह क्या है, n बाई n नॉट है, x की जगह क्या है, n बाई n नॉट है। तो अगर यहाँ x की जगह n बाई n नॉट है, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, n बाई n नॉट, e के पावर में कौन जाएगा, माइनस लेमडा इंटू टी चला जाएगा। हमको यहाँ पे n का मान निकालना है कि t समय पर n का मान, परमाणुओं की संख्या कितना बचा हुआ रहेगा, तो n नॉट इंटू e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी हो जाएगा। तो यही विघटन का सूत्र हो गया, निकालने का सूत्र हो गया कि हम लोग किस t समय पर जो परमाणुओं की संख्या रहेगा, एक्टिव रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की जो संख्या रहेगा वो कितना रहेगा, तो शुरुआती वाला जो है उससे गुना में n नॉट इंटू ई के पावर माइनस लेमडा इंटू टी के बराबर होगा। ये धीरे धीरे विघटित होके क्या था, धीरे धीरे ये खत्म होते जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एक अर्ध आयु होता है। अर्ध आयु का मतलब क्या होता है, अब हम लोग अर्ध आयु निकालेंगे। अर्ध आयु मतलब जो विघटन होने में जो शुरुआत था उसको आधा होने में, आधा खत्म होने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु के नाम से जानते हैं। जो इसको आधा होने में जो समय लगता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अर्ध आयु। मान लो कि अगर शुरुआत में ये अगर 40 था, तो इसको 20 होने में जो समय लगेगा उस समय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अर्ध आयु के नाम से जानते हैं। तो अर्ध आयु इसी का पार्ट है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इसी में हम लोग आगे अब लिखेंगे कि अर्ध आयु। अर्ध आयु किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। तो अर्ध आयु, अर्ध आयु का मतलब समझ गए, तो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ, मतलब आधा लाइफ। इसको आधा होने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध आयु के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्ध आयु का डेफिनेशन लिख लेना है। शुरुआत में लिखना है, शुरुआत में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, शुरुआत में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को आधे होने में, आधे विघटित होने में, ऐसे लिखना, आधे विघटित होने में लगने वाला समय, आधे विघटित होने में लगने वाले समय को अर्ध आयु कहते हैं। आधे विघटित होने में लगने वाले समय को अर्ध आयु कहते हैं। तो आधे विघटित होने में जो लगने वाला समय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्ध आयु के नाम से जानते हैं। अभी कैसे निकालेंगे अर्ध आयु, तो अर्ध आयु को हम लोग पहले दिखाते किससे है, ये भी लिख लेना है। अर्ध आयु को कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। कैपिटल टी
या टी हाफ ऐसे लिख लेना है। टी हाफ से व्यक्त करते हैं, टी हाफ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब ये लिख लेने के बाद अब आते हैं फार्मूला जो हम लोग निकाले, n बराबर क्या निकाले, n नॉट e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तो बताया जा रहा है कि ये जो n है इसी को n को आधा होने में, मतलब शुरुआत में कितना था n नॉट था, तो इसका आधा कितना होगा, तो हम लोग अर्ध आयु ज्ञात करना है। इस n नॉट के जगह n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, n बटे 2, यही होगा n नॉट बटे 2, मतलब इसको आधा होने में, इसको आधा होने में जो समय लगेगा, पहले शुरुआत में n नॉट था तो इसका आधा यहाँ पर यही घट रहा है ना, तो घट के आधा होने में जो समय लगेगा उसी समय को यहाँ पर किससे दिखाना है, टी हाफ से दिखाना है, बस यही हो गया। अब इसी टी हाफ का मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, पहले तो ये n नॉट से n नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/2 बचा। अब हमको 1/2 है, इधर क्या है e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी हाफ है। इस बात को ध्यान में रखना, जब भी ई की या कोई भी चीज़ को अगर कोई घात का मान निकालना रहता है तो हमेशा दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। यहाँ लॉग नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ln लेंगे, तो ln 1/2 हो जाएगा, ln e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये ln जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिखा हुआ है 2 के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। लॉग का प्रॉपर्टीज होता है जो भी घात में रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे लेके आ सकते हैं, तो माइनस लेमडा इंटू टी हाफ क्या हो जाएगा, ln e हो जाएगा। और ln e का जो मान होता है वो कितना होता है, ये 1 होता है, इस बात को ध्यान में। यहाँ पर भी जो घात में है तो -1 घात में, तो ये भी क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर ln 2 बचेगा बराबर माइनस लेमडा टी हाफ, ये ln ई का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसको चू भी ध्यान रखना, चूंकि लिख देते हैं ln ई बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब देखो ये माइनस दोनों के आगे माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, ln 2 बराबर लेमडा इंटू टी हाफ हो गया। हमको मान किसका निकालना है, हाफ लाइफ का, टी हाफ का। तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा इधर गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो ln 2 कितना हो जाएगा, लेमडा। तो ये भी एक फार्मूला ध्यान में रखना है, तो इसको हम घेर देते हैं, इस रूप में भी ध्यान में रखना है। और जो ln 2 का मान होता है तो उसको भी उस रूप में भी ध्यान में रखना है। ln 2 का मान होता है 0.6931 होता है, 693 याद रख सकते हो, 31 ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, 693 याद रख सकते हैं। इस रूप में भी हम लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि ln 2 का जो मान होता है, ये ln 2 का मान आप लोग ऐसे नहीं निकाल सकते, ये टेबल से निकलता है या कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकलता है, ठीक है। इस प्रकार से टी हाफ का मान जो आता है 0.693 बटे लेमडा होता है। ये दोनों फार्मूला ध्यान में रखना है, भी टी हाफ निकालने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब कभी कभी पूछ देता है कि जो यहाँ पर ये विघटन नियतांक, ये क्षय नियतांक है, ये टी हाफ के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इस चीज़ को भी अब याद रखना, तो यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि अर्ध आयु क्षय नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्ध आयु क्षय नियतांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है व्युत्क्रमानुपाती वाला, इसलिए यहाँ पर नोट करके लिखवा दी। ऐसे देखकर ये पता चल रहा है कि ये नीचे में है, तो अभ्यास है ये इसके क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, एक को बढ़ाने से दूसरा घटता है, एक को बढ़ाने से दूसरा घटता है। इसके बाद का अब जो टॉपिक है वो हम लोग को नाटकीय विखंडन के बारे में पढ़ना है। तो नाटकीय विखंडन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।